जी कैफ 6 MFA चैप्टर 1 to 6 हम कवर कर चुके। एक ही टॉपिक था उसके अंदर, पेस्टल। क्या ख्याल है? एक ही टॉपिक था पेस्टल, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने कवर कर लिए और फिर PESTL डिटेल में हमने खोल के कवर कर लिया। क्या कवर करना है वहाँ से? एक तो आपको पेस्टल के क्वेश्चन, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हैंडल करना आना चाहिए। चैप्टर 6 में जो हमारे पास 9-10 क्वेश्चन थे, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन वो टैकल करना आना चाहिए। क्यों? ज़्यादा चांस है यहाँ से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पेस्टल का अपीयर होगा। चैप्टर 1 से हमें क्या करना है? मेनली हेडिंग्स लर्न करनी है। लर्न करनी है। उन हेडिंग्स को एक दफ़ा हाथ से लिख लेना है और उनके बारे में एक दो लाइनें दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है वो लिख लेना है, ताकि पेपर में अगर एग्जामिनर बहुत ही गलीज़ हुए और टेस्ट करते हैं तो हम कुछ लिख सकें। मैक्सिमम भी अगर टेस्ट हुआ यहाँ से क्वेश्चन तो मैक्सिमम 10 नंबर का, इससे ज़्यादा नहीं टेस्ट हो सकता, क्योंकि होना बनता नहीं है। अगर कोई गलीज़ किस्म का एग्जामिनर हुआ तो वो शायद टेस्ट करेगा। एक समझदार एग्जामिनर स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से कोई चीज़ टेस्ट नहीं करेगा। लेकिन फिर भी आपने क्या करना है, हेडिंग्स एक दफ़ा हाथ से लिख के उनकी दो लाइनें कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में जो है वो एक दफ़ा लिख लेना, ताकि कल को जब रिवीजन करनी है तो अपना लिखा हुआ यूँ देखने से पता चल जाएगा, अच्छा ये मतलब था। चैप्टर 2 इकोनॉमिक फैक्टर, वहाँ से क्या करना है, जस्ट कॉन्सेप्ट लेना है कि हर हेड का मतलब क्या है, कैसे ये बिज़नेस के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। हाँ, उसके अंदर से हमने इन्फ्लेशन के कुछ इम्प्लीकेशन लर्न करनी थी। चैप्टर 2 में से हमने कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे वो लर्न करने हैं। क्या ख्याल है? बाकी ऐसा वहाँ पे रटा शटा लगाने वाली कोई चीज़ नहीं है। हाँ, वहाँ से कोई क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड छोटा मोटा 4-5 नंबर का टेस्ट हो सकता है, जो हमने एक टेस्ट में भी दिया था, वो जापानीज़ कार कंपनी वाला, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क वाला। चैप्टर 3 में चले गए तो वहाँ पे 2 टॉपिक है, सोशल फैक्टर और लीगल फैक्टर। सोशल फैक्टर क्या है, वो 6 हेडिंग थी, उनको बस एक दफ़ा हाथ से हेडिंग के नाम, सिर्फ नाम लिख लेने, बाकी कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर होना चाहिए कि कैसे बिज़नेस के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं। और लीगल फैक्टर में हमारे पास कोई 6-7 लॉज थे। इन लॉज के पर्पज़ हमें 2-2 लाइनों में लिखने आने चाहिए। कोई इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि एक बिज़नेस को लॉज अफेक्ट करते हैं, तो आप एक्सप्लेन करें कौन कौन से लॉज बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं। तो लॉज के नाम और उनके पर्पज़ हमें 2-2 लाइनों में लिखने आने चाहिए। चैप्टर 4 में चले गए तो अभी पिछले पेपर में उसने क्या किया, चैप्टर 4 से क्वेश्चन टेस्ट किया 7 नंबर का। चैप्टर 4 के अंदर क्या था, एक तो हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन सिस्टम की टाइप्स थी, वहीं से उसने लास्ट टाइम जो है वो 7 नंबर का क्वेश्चन टेस्ट किया। इतना औखा क्वेश्चन वो नहीं था। हाँ, चैप्टर 4 के अंदर हमारे पास IT कंट्रोल्स हैं, जहाँ से कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन छोटा मोटा 5-7 नंबर का बन सकता है, और हम ऑलरेडी 1-2 टेस्ट के अंदर IT कंट्रोल्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर चुके हैं, कैसा क्वेश्चन आ सकता है। बाकी क्या था चैप्टर 4 के अंदर, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी में डाउन साइजिंग, डीलेयरिंग, आउटसोर्सिंग, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, रीस्ट्रक्चरिंग, बिग डाटा। हाँ, इनमें से कोई 3-4 हेडिंग के ऊपर जो है वो आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेरा नहीं ख्याल वैसे पूछना बनता है, लेकिन अगर एग्जामिनर पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है। करना क्या आपको, वहाँ से ये मेन हेडिंग जो है वो लर्न करनी है, छोटे छोटे टॉपिक बीच में आ जाएंगे। IT कंट्रोल्स आपको लर्न करनी है, जिसके ऊपर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर लास्ट टाइम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बन चुका है। क्या कहना है? चैप्टर 5 में चले गए तो वहाँ पे क्या है हमारे पास, डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी। और डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर भी क्या है, इम्पैक्ट है बिज़नेस के ऊपर टेक्नोलॉजी का, वो हमें लर्न करना है, या डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट क्या है। हाँ, इसके अंदर एक टॉपिक हमारे पास जो है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT जो है, ये छोटा सा टॉपिक बनता है, जिसके ऊपर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन टेस्ट हो सकता है। इतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्ट होने का चांस नहीं है, क्योंकि पिछले पेपर में ना तो उसने कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ टेस्ट की है, ना ही मॉडल पेपर में थी। लेकिन फिर भी हमें एक दफ़ा हेडिंग्स के नाम एक दफ़ा लर्न करके लिख लेने हैं, ताकि अगर एग्जामिनर कुछ 5 नंबर के लिए टेस्ट करता है तो हम बिल्कुल ब्लैंक ना हो, कुछ हेडिंग दे के कुछ नंबर लेने के काबिल बन सके। ज़्यादा चांस है, मेरे ख्याल से 95% मुझे चांस नज़र आ रहा है कि इस दफ़ा पेस्टल का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन अपीयर होगा।
पेस्टल का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन अपीयर होगा, क्यों ये पहले 6 चैप्टर को छोड़ा नहीं जा सकता, 6 चैप्टर आउट ऑफ 17 और यहाँ से कुछ भी ना टेस्ट करे, ऐसे नहीं हो सकता। इसलिए ज़्यादा चांस है कि पेस्टल का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से टेस्ट होगा, क्यों जो मॉडल पेपर था उसके अंदर पेस्टल का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन था और लास्ट टाइम उसने पेस्टल टेस्ट नहीं किया। इस दफ़ा चांस है पेस्टल का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन टेस्ट होगा। उसके बाद हम चले गए चैप्टर 9 में, एथिक्स। 2 मॉडल थे वहाँ पे, एक ट्रिपल ए मॉडल, एक टक्कर मॉडल और एक कोर्स ऑफ एथिक्स। लास्ट टाइम उसने कोर्स ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन टेस्ट किया है। कौन सा क्वेश्चन जब भी आपने पीछे असेसमेंट में अपीयर हुआ था, वो पिछले पेपर का क्वेश्चन था। एक सिनेरियो दिया, उसने पूछा कि कौन से कोर्स ऑफ एथिक्स की कंप्लायंस नहीं हो रही, और ये आपने टैक्स में भी पढ़ा हुआ है, ये ऑडिट में भी है, ये FAR 2 में भी है, तो इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। हाँ, जो 2 टॉपिक थे वो क्या थे, ट्रिपल ए मॉडल और टक्कर मॉडल, और उनके हमने दोनों के कोई 6-6, 7-7 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन अपीयर हो सकता है। इधर ट्रिपल ए मॉडल पे भी आ सकता है, टक्कर मॉडल पे भी आ सकता है, चैप्टर 1 to 6 और चैप्टर 9। उसके बाद हमने एक चैप्टर 14 कवर किया हुआ है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का, तो वहाँ से क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। क्या ख्याल है, चाहे करेंसी पे आए, चाहे कमोडिटी पे आए, चाहे इंटरेस्ट रेट रिस्क आए, वो क्वेश्चन आना ही आना है। लास्ट टाइम उसने मनी मार्केट हेज टेस्ट किया, इस दफ़ा फ्यूचर्स या ऑप्शन का क्वेश्चन अपीयर होगा, कंबाइन भी आ सकता है। चैप्टर 17 हमने कवर कर लिया, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। लास्ट टाइम उसने 15 नंबर का यहाँ से NPV का क्वेश्चन टेस्ट किया, तो इस दफ़ा भी क्वेश्चन आएगा। पेबैक पीरियड भी आ सकता है, NPV भी आ सकता है, या IRR भी आ सकता है। IRR की बेस पर डिसीजन कैसे लेना है, हमने एक लास्ट क्वेश्चन गोल्फ लिमिटेड का कवर कर लिया। इनफ प्रैक्टिस हमने इसकी कर ली। हाँ, उसके ऊपर एक दिन और लगेगा हमारा, एक जो पेपर लास्ट हुआ है आपका, वो हम कहीं पे डिस्कस करेंगे 2 क्वेश्चंस। सभी तक ये हमारा काम हो चुका है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम थ्योरी में हमारे पास जो मेनली है चैप्टर 1 to 9, तो 1 to 6 कवर हो गया, 9 कवर हो गया, बीच में रह गए 2 चैप्टर 7 और 8। ये दोनों चैप्टर आज हम कंबाइंड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इनके अंदर कुछ मॉडल्स हैं, पहले मेन वो हम कवर करेंगे दोनों चैप्टर्स के, फिर बाद में दोनों चैप्टर्स के अंदर देखेंगे और छोटे छोटे टॉपिक क्या रह गए। इसलिए दोनों चैप्टर हमारे साथ साथ चल रहे होंगे, साथ साथ हम प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। अगले आने वाले 2 वीक हमारे चैप्टर 7 और 8 के ऊपर लगेंगे। अभी पिछले पेपर में उसने 22 नंबर का पेपर टेस्ट किया है चैप्टर 7 में से, नंबर 22 नंबर। 2 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन थे यहाँ पे, 2 मॉडल के ऊपर और 1-2 MCQs थे। इसमें ये जो चैप्टर 1 to 9 है, इनमें से जो मेजर पोर्शन टेस्ट होगा वो होगा चैप्टर 7, 8, 9 में से, क्योंकि 7 नंबर उसने चैप्टर 9 में से टेस्ट किए, 22 नंबर उसने चैप्टर 7 में से टेस्ट किए, मिला के 29 मार्क्स ये 2 चैप्टर 7 और 9 में से उसने टेस्ट कर लिए। मीन चैप्टर 1 to 9 में से जो मेजर पोर्शन टेस्ट होगा वो कहाँ से टेस्ट होगा, 7, 8, 9 में से। क्यों 1 to 6 सिर्फ एक पेस्टल का क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा रहा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्ट करना भी हो तो उसने मेरे ख्याल से MCQs में टेस्ट करना चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 नंबर इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी उसके पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन टेस्ट करने का काफ़ी मार्जिन पड़ा है। अभी उसने सिर्फ चैप्टर 7 टेस्ट किया, चैप्टर 8 के अंदर भी कुछ मॉडल्स हैं जिनके ऊपर सिनेरियो बन सकते हैं जो लास्ट टाइम टेस्ट नहीं हुए। तो अभी हम चैप्टर 7, 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक हो गया। चलिए जी, आ जाएं। चैप्टर 7 के अंदर एक टॉपिक है वो आज कवर करते हैं। बेसिकली ये जो हमारा चैप्टर 1 to 7 है ना, चैप्टर 1 to 8, ये एक टॉपिक है हमारे पास। उसके ऊपर जो है ये आ रहा है जिसे नाम दिया जाता है बिजनेस स्ट्रैटेजी का। चैप्टर 1 to 8 जो है ये एक टॉपिक है बिजनेस स्ट्रैटेजी, कि हमने बिजनेस को चलाना है तो बिजनेस को चलाने के लिए उसकी स्ट्रैटेजी जो प्रिपेयर करनी है वो कैसे प्रिपेयर करनी है, ये चैप्टर 1 to 8 हमें ये दिखा रहा है। बिजनेस स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, हाउ टू डील विद कंपटीशन, कि बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमें क्या करना है, कंपटीशन को डील करना है। क्यों, कंपटीशन डील हुआ तो आपके बिजनेस की पोजीशन स्ट्रांग होगी, कंपटीशन डील नहीं हुआ तो आपके बिजनेस की पोजीशन
वीक होगी, तो कंपटीशन को कैसे डील करना है या बिजनेस को मैनेज कैसे करना है, तो बिजनेस को मैनेज करने से जो है हमारे पास चैप्टर 1 to 8 है, मीन बिजनेस स्ट्रैटेजी या फिर बिजनेस मैनेजमेंट। कहते जी बिजनेस मैनेज होगा कैसे, बिजनेस की कोई प्लानिंग मीन बिजनेस की कोई स्ट्रैटेजी डिफाइन करके। अब बिजनेस की स्ट्रैटेजी डिफाइन करने के लिए एक बिजनेस को क्या करना होता है, एक बिजनेस को परफॉर्म करना होता है एनवायरमेंटल एनालिसिस। एनवायरमेंटल एनालिसिस मीन बिजनेस को क्या करना है, अपनी स्ट्रैटेजी अपनी प्लानिंग के लिए एनवायरमेंट को एनालाइज करना है। एनवायरमेंट मीन इंडस्ट्री मार्केट को एनालाइज करना है। क्यों एनालाइज करना है, क्यों इस बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास कोई दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं और कुछ नेगेटिव होते हैं। जो पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं ना वो होती हैं बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़, और जो नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बिजनेस के थ्रेट्स। तो एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करनी है अपने बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ और अपने बिजनेस के थ्रेट्स। हाँ, वो अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है। क्यों, अगर आपने अपॉर्चुनिटीज़ कैप्चर ना की तो आपका बिजनेस मैनेज नहीं होगा। थ्रेट्स को अगर आपने अवॉइड ना किया तो आपका बिजनेस मैनेज नहीं होगा। तो एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए या बिजनेस की स्ट्रैटेजी डिफाइन करने के लिए बिजनेस को क्या परफॉर्म करना है, एनवायरमेंटल एनालिसिस मीन बिजनेस एनवायरनमेंट मीन इंडस्ट्री मार्केट को एनालाइज करना है। मीन इंडस्ट्री मार्केट के अंदर कुछ फैक्टर्स हैं जिनको एनालाइज करना है। हाँ, उनमें कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़, और कुछ नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो क्या हैं, थ्रेट्स हैं। इनको एनालाइज करना है। अब कैसे एनालाइज करना है एनवायरनमेंट को, कैसे एनालाइज करना है, तो एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है 6 पेस्टल फैक्टर्स के थ्रू। एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है 6 पेस्टल फैक्टर्स के थ्रू। क्यों, इनमें से कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स हैं हमारे लिए और कुछ नेगेटिव फैक्टर्स हैं। पॉलिटिकल फैक्टर, गवर्नमेंट की पॉलिसी हमारे बिजनेस की फेवर में है तो हमारे लिए क्या है, अपॉर्चुनिटीज़, हमारे अगेंस्ट हैं तो क्या है, थ्रेट्स हैं। गवर्नमेंट हमारे बिजनेस का टैक्स इंक्रीज कर रही है, थ्रेट है। गवर्नमेंट हमें ग्रांट सब्सिडीज दे रही है, अपॉर्चुनिटीज़। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन का बजट इंक्रीज कर रही है। गवर्नमेंट हमारे बिजनेस को नेशनलाइजेशन की तरफ लेके जा रही है, थ्रेट है। तो ये पॉलिटिकल फैक्टर्स हमें देखना है कि हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या थ्रेट्स हैं। क्यों, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हमें कैप्चर करनी है। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट इंक्रीज़ कर रही है, दिस मीन बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करने में हेल्प मिलेगी, तो हमें बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहिए। गवर्नमेंट हमें ग्रांट सब्सिडीज दे रही है, दिस मीन हमें कॉस्ट कटिंग में हेल्प मिलेगी, तो हमें क्या करना चाहिए, बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहिए। क्यों, ये भी ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगा। गवर्नमेंट हमारे बिजनेस के लिए टैक्स इंक्रीज कर रही है, ये थ्रेट है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को ये क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ कॉस्ट कटिंग करनी चाहिए, ताकि टैक्स अगर इंक्रीज हो गया है तो बिजनेस प्रॉफिट को मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करना है, फिर कॉस्ट कटिंग करनी है। क्या कहना, गवर्नमेंट हमारे टाइप के बिजनेस को नेशनलाइज करने जा रही है, अपॉर्चुनिटी थ्रेट हमें क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन में चलना पड़ेगा। तो हमें देखना चाहिए कि आइदर हमें अब इसी इंडस्ट्री में रहना है या किसी ऐसी इंडस्ट्री में मूव हो जाना चाहिए जो क्या है, नेशनलाइज नहीं, प्राइवेटाइज है। इकोनॉमिक फैक्टर हमने देखना है हमारे बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स कैसे हो सकते हैं। हम जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ की नेशनल इनकम जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, अपॉर्चुनिटी मीन बिजनेस एक्सपेंशन के चांसेस, हमें मोर इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए। नहीं, इकॉनमी जीडीपी डिक्रीज हो रहा है, थ्रेट है। क्यों, इकॉनमी डाउन में जा रही है, लोगों की परचेजिंग पावर कम है, तो इससे हमारी सेल अफेक्ट होगी। तो क्या हमें बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहिए, रुक जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, बिजनेस को एक दफ़ा रोक देना चाहिए। क्यों, जैसे इकॉनमी मूव हो फिर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हम जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट हाई है, थ्रेट है। क्यों, इससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो हमें क्या करना चाहिए, फिर अब कॉस्ट कटिंग की तरफ देखना चाहिए। क्या कहना है, ताकि इन्फ्लेशन हाई हो गया तो कॉस्ट कटिंग की तरफ प्राइसेस को मेंटेन रख सकते हैं। क्योंकि अगर हमने प्राइसेस ज़्यादा की, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होने की सूरत में, तो सूरत में सेल डिमांड हमारी अफेक्ट होगी, बिजनेस अफेक्ट होगा। क्या कह रहा है। और इकोनॉमिक फैक्टर क्या थे हमारे पास, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है जिस कंट्री में हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी या थ्रेट है। दिस मीन ये भी हमारे बिजनेस की ग्रोथ को क्या करेगा, रोकेगा। नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है डे बाय डे, मीन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, तो बिजनेस सेल बढ़ाने के चांसेस हम बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। मीन ये ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगी। इकोनॉमिक फैक्टर क्या थे, गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर रही है हम जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, थ्रेट है। कैसे थ्रेट है, इससे कॉस्ट ऑफ बोरिंग हमारी महंगी हो जाएगी, बोरिंग पे हमारे कोई प्रोजेक्ट चल रहे थे तो हमें बंद करना पड़ेंगे। नहीं, इंटरेस्ट रेट को गवर्नमेंट कम कर रही है,
तो अपॉर्चुनिटी है कि हम बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं थ्रू इक्विटी भी, थ्रू डेट भी। इवन कंजम्पशन ज़्यादा होगी तो उससे हमारी सेल के भी इंक्रीज होने के चांस है, तो ये चीज़ हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगी। फॉरेक्स रेट एडवर्स हो गए हैं जिस कंट्री में हम ऑपरेट कर रहे हैं, बाहर से कुछ मटेरियल इंपोर्ट भी करते हैं, थ्रेट है। नहीं, हम इंपोर्ट नहीं करते, फॉरेक्स रेट्स एडवर्स हो गए और हम सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं। अपॉर्चुनिटी है, डॉलर महंगा हो रहा है तो अपॉर्चुनिटी है, बाहर से हम ज़्यादा कमा के लाएंगे जो हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगा। क्या कहता है? हाँ, अगर इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर का अप जाना हमारे बिजनेस के लिए क्या है? थ्रेट है, जो हमारी कॉस्ट को बढ़ाएगा। सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट नहीं करते, तो डॉलर का अप जाना हमारे बिजनेस के लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी है। क्यों? हम बाहर से जो डॉलर कमा के लाएंगे हमारी करेंसी में कन्वर्ट करने के बाद ज़्यादा बनेंगे, तो ये चीज़ हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगी। सोशल फैक्टर, हम जिस सोसाइटी में ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ के लोगों के एटीट्यूड, लाइफस्टाइल जो है हमारे बिजनेस की, हमारी प्रोडक्ट सर्विसेज की तरफ मूव हो रहे हैं। अपॉर्चुनिटी नहीं, हमारी प्रोडक्ट सर्विसेज के नहीं रहे, थ्रेट है। क्या कहला? सोशल फैक्टर में क्या क्या था? लाइफस्टाइल था, लोगों के एटीट्यूड थे, और डेमोग्राफी, टाइप ऑफ सोसाइटी हमारे बिजनेस के टाइप की है या नहीं, एज वाइज, जेंडर वाइज। क्या कहला? एज वाइज, जेंडर वाइज, जो हमारे बिजनेस के टाइप की है तो पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी है, नहीं है तो क्या है? थ्रेट है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, हम जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे हमारे टाइप के बिजनेस की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, अवेलेबल नहीं है, थ्रेट है। अवेलेबल है लेकिन उसमें इनोवेशन नहीं हो रही, तो थ्रेट है। क्यों इनोवेशन नहीं हो रही? तो कॉस्ट एफिशिएंसी फर्दर अचीव नहीं होगी, तो हम फॉरेन कंपैटिटर्स को compete नहीं कर पाएंगे। क्यों? बाहर तो इनोवेशन हो रही है। क्या कहला? टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। लीगल फैक्टर, हम जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ के लॉ रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, मिनिमम वेज रेट इंक्रीज हो गया, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ इंक्रीज हो गए हैं, कंपनी लॉ स्ट्रिक्ट हो गए हैं, डाटा प्रोटेक्शन लॉ स्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो ये क्या है? थ्रेट है। क्यों? लॉ जब भी डिफाइन होगा तो बिज़नेस को नेगेटिवली ही इफेक्ट करेगा। क्यों? उसकी कंप्लाइंस करना पड़ेगी और कंप्लाई करने पे कॉस्ट आएगी, कंप्लाई नहीं करेंगे तो फाइन्स पेनल्टीज हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकती हैं। सो ये हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ से कैसे अपॉर्चुनिटीज या थ्रेट्स आइडेंटिफाई होते हैं। जिसमें बिजनेस को मैनेज करना है, तो बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमें क्या करना है? बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने हैं। क्यों? हमने जो प्लानिंग करनी है बिजनेस की, वो प्लानिंग क्या करनी है कि इनको कैसे कैप्चर करना है और इनको कैसे अवॉइड करना है। क्यों? इनको कैप्चर करने की, इनको अवॉइड करने की अगर हमने प्लानिंग नहीं की तो हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होगा। तो वो प्लानिंग करने के लिए हमें पहले आइडेंटिफाई करनी है अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स। वो कैसे आइडेंटिफाई करनी है? थ्रू एनवायरमेंटल एनालिसिस। मीन बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमें एनवायरमेंटल एनालिसिस परफॉर्म करना है। किस लिए? टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। क्यों? आइडेंटिफाई होंगे तो फिर हम डिसाइड करेंगे ना कि कैसे इनको कैप्चर करना है और कैसे उन्हें अवॉइड करना है। अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक मॉडल पेस्टल भी है। मीन एनवायरमेंटल एनालिसिस के लिए हमारे पास एक मॉडल पेस्टल भी है। अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक मॉडल और भी है जिसे नाम दिया जाता है पोर्टर्स 5 फोर्सेस का। पोर्टर्स 5 फोर्सेस मीन पेस्टल फैक्टर से भी हमें अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स आइडेंटिफाई होंगे, मीन पॉजिटिव फैक्टर और नेगेटिव फैक्टर्स। पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल से भी हमें अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स ही आइडेंटिफाई होंगे। कैसे? डिस्कस करने जा रहे हैं। सो पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल की अगर हम बात करें, बल्कि यहीं पे डिस्कस करते हैं। कहते हैं जी, अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर, पोर्टर का पूरा नाम क्या है? हैरी पोर्टर नहीं, माइकल पोर्टर। सो अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर, वर्ड एनवायरमेंट मीन इंडस्ट्री। एनवायरमेंट का मतलब क्या है? इंडस्ट्री। हम नहीं कह रहे, कौन कह रहा है? पोर्टर। वर्ड इंडस्ट्री मीन कंपटीशन। इंडस्ट्री का मतलब क्या है? कंपटीशन। एनवायरमेंट को अगर आपने एनालाइज करना है तो इसका मतलब क्या है? आपने इंडस्ट्री को एनालाइज करना है। कौन सी इंडस्ट्री जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हो। इंडस्ट्री को एनालाइज करने का मतलब क्या है? इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन को एनालाइज करना है। कंपटीशन आपको कौन प्रोवाइड करता है? कंपैटिटर। तो कंपटीशन किसके इक्वल होगा? कंपैटिटर्स के।
सो वर्ड एनवायरनमेंट मीन इंडस्ट्री को एनालाइज करना, इंडस्ट्री मीन कंपटीशन को एनालाइज करना, और कंपटीशन मीन कंपैक्टर को एनालाइज करना। क्यों? अगर जितने ज़्यादा कंपैक्टर होंगे उतना कंपटीशन ज़्यादा। कंपैक्टर नहीं है, आपकी मोनोपोली है, तो क्या कंपटीशन है? नहीं। या कम होंगे तो कंपटीशन भी क्या होगा? कम होगा। है लेकिन कम है। ज़्यादा है तो कंपटीशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो अकॉर्डिंग टू पोर्टर, एनवायरनमेंट को एनालाइज करने का मतलब है इंडस्ट्री को एनालाइज करना। इंडस्ट्री को एनालाइज करने का मतलब है कंपटीशन को एनालाइज करना। और कंपटीशन को जब भी आपने एनालाइज करना है तो कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ कंपैटिटर ही नहीं आपको प्रोवाइड करते। कंपटीशन आपको कंपैटिटर के अलावा कुछ 4 फोर्सेस और भी प्रोवाइड करती हैं। कंपटीशन आपको आपका सप्लायर भी प्रोवाइड करता है। कंपटीशन आपको आपका कस्टमर भी प्रोवाइड करता है। कंपटीशन आपको आपकी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट जो है वो भी प्रोवाइड करते हैं। और कंपटीशन आपको न्यू एंट्रेंट्स मीन नए इन्वेस्टर्स भी प्रोवाइड करते हैं। और जब आपने एनवायरनमेंट, इंडस्ट्री मीन कंपटीशन को एनालाइज करना है तो आपने कंपैटिटर के साथ ये 4 फोर्सेस और मिला के मीन 5 फोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपटीशन को एनालाइज करना है, जहां से आपको अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी। नंबर ऑफ कंपैटिटर्स आपकी इंडस्ट्री में ज्यादा हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है? थ्रेट है। क्यों? आपका कस्टमर क्या होगा? लूज होगा। कभी भी कंपैटिटर कुछ नया मार्केट में लॉन्च करेगा तो आपका कस्टमर खींच के ले जाएगा, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव मीट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ कंपैटिटर्स कम है तो ये अपॉर्चुनिटी है। क्यों? कम को तो आप डील कर सकते हो, कोई एक को कुछ नया करेगा, आप उसे ज़्यादा नया करके कस्टमर को खींच लोगे। लेकिन अगर ज़्यादा हैं तो हर एक को डील करना आपके बस में नहीं रहेगा, तो उसके लिए क्या होगा? आपके लिए थ्रेट होगा। मीन यहाँ से भी अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प मिलेगी। कहते हैं कंपटीशन का मतलब क्या है? व्हाट इज मीन बाय कंपटीशन? क्या हमने कहा जी नंबर ऑफ कंपैटिटर्स ज्यादा है तो कंपटीशन ज्यादा है, नंबर ऑफ कंपैटिटर्स कम है तो कंपटीशन कम है, तो ये कंपटीशन का मतलब क्या है? कहते हैं कंपटीशन का मतलब है डर। किस चीज का डर? कस्टमर के लूज होने का डर। कंपटीशन का मतलब क्या है? फियर ऑफ लूजिंग कस्टमर। जितने कंपैटिटर ज्यादा है उतना कस्टमर के लूज होने का डर ज्यादा है। कंपैटिटर कम है तो लूज होने का डर कम है। कंपैटिटर है ही नहीं, आपकी मोनोपोली है, तो क्या कोई कंपटीशन है? कस्टमर के लूज होने का डर है? नहीं। तो मेन कंपटीशन का मतलब क्या है? फियर ऑफ लूजिंग कस्टमर। अब कहता है ये फियर ऑफ लूजिंग कस्टमर के लूज होने का डर मीन कंपटीशन से और सिर्फ कंपैटिटर ही नहीं, आपका सप्लायर भी आपको प्रोवाइड करता है कि अगर वो चीज जो आपको दे रहा है देना बंद कर दे तो आपका कस्टमर लूज होगा। जो चीज दे रहा है उसकी प्राइस बढ़ा दे तो आपको अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाना पड़ेगी, तो आपका कस्टमर लूज होगा। तो कंपटीशन सिर्फ कंपैटिटर नहीं, आपका सप्लायर भी आपको प्रोवाइड करता है। कब? जब उसकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है। बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है मीन वो आपकी मजबूरी है, आपके पास उसके अलावा और कोई चारा है ही नहीं। आप हो डेल बेचते हो कंप्यूटर और आपका कंप्यूटर पुर्जे चलाने के लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, विंडो चाहिए, कहां से? माइक्रोसॉफ्ट से। क्या उसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन है? नहीं। तो क्या है? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर हाई है तो कंपटीशन आपको इसी तरफ से भी है। आज आपको विंडो देना बंद कर दे, ये विंडोज़ की प्राइस जो है वो बढ़ा दे, तो आपको अपनी कंप्यूटर की प्राइस बढ़ाना पड़ेगी, जिससे आपका कस्टमर लूज होगा। तो कंपटीशन आपको सप्लायर की तरफ से है। कब? जब उसकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है। नहीं भाड़ में जाए, विंडो नहीं देगा तो हम किसी और से ऑपरेटिंग सिस्टम लेके सिस्टम चला सकते हैं, तो फिर उसकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग नहीं, फिर क्या होगी? वीक होगी। फिर उसकी वजह से कंपटीशन भी क्या होगा? लो होगा। मीन हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट नहीं है। हाँ, अगर बार्गेनिंग पावर सप्लायर हाई है तो फिर क्या हमारे लिए? थ्रेट है। क्यों? ये कभी भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है, सप्लाईज रोक के या फिर सप्लाईज की प्राइसेस बढ़ा के। तो जब भी हमने इंडस्ट्री मीन कंपटीशन को एनालाइज करना है तो सिर्फ कंपैटिटर को नहीं, हमने कंपटीशन फ्रॉम सप्लायर भी एनालाइज करना है कि इधर उसकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है या फिर वीक है। कंपटीशन वो कहता है जी आपको आपका कस्टमर भी प्रोवाइड करता है। कब? जब कस्टमर की बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है।
आपके बिजनेस की 60% सेल एक ही कस्टमर को जाती है, तो ये कौन है? हमारा मेन ब्रेड एंड बटर। तो हमें इसकी हर बात मानना पड़ेगी। अगर कभी भी हमने इसकी बात ना मानी तो इसके नाराज होने से हमारा बिजनेस 60% सेल अफेक्ट होगी। क्या कहला है? तो कंपटीशन, डर ऑफ लूजिंग कस्टमर इसकी तरफ से भी है। जब इसकी बारगेनिंग पावर स्ट्रांग है, मीन थ्रेट है। नहीं, कोई भी ऐसा कस्टमर नहीं जिसको हमारी मेजर सेल जाती है, सबको 2-2, 4-4, 5-5% सेल होती है, तो कोई एक भी नाराज़ होता है कि आपके बिज़नेस को अफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? आपके पास इतने कस्टमर हैं कि एक भी अगर जाता है तो आपके बिजनेस फिर भी सर्वाइव कर जाएगा। तो ये क्या है? अपॉर्चुनिटी मीन कस्टमर की बारगेनिंग पावर क्या है? वीक है। नहीं, कस्टमर की बारगेनिंग पावर स्ट्रांग है। कब? जब वो हमारा मेजर कस्टमर है, या जब हमारी प्रोडक्ट जो है वो क्या है? डिफरेंशिएटेड नहीं है, अनडिफरेंशिएटेड है। ये डिफरेंशिएटेड का क्या मतलब होगा? डिफरेंट है। डिफरेंट है तो कस्टमर कहीं नहीं जाएगा, अपॉर्चुनिटी। हाँ, अगर प्रोडक्ट आपकी अनडिफरेंशिएटेड है, नहीं उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, बाकी कंपनीज भी वैसी ही प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो कस्टमर कहीं से भी बाय कर सकता है। तो बारगेनिंग पावर कस्टमर की स्ट्रांग है या आपकी स्ट्रांग है? कस्टमर की। तो इस सूरत में कंपटीशन फ्रॉम कस्टमर क्या होगा? हाई होगा। क्यों? कभी भी इसके लूज होने से हमारे बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। यहाँ से हमें पता चलेगा कि आइदर इसकी बारगेनिंग पावर स्ट्रांग है तो थ्रेट है, अगर इसकी बारगेनिंग पावर वीक है तो फिर हमारे लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी है। कंपटीशन वो कहता है जी आपकी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट बनाने वाले बिजनेस भी आपको प्रोवाइड करते हैं। हम हैं मैकडॉनल्ड, क्या बेचते हैं? बर्गर। अब ये जो बर्गर बनाने वाले जितने भी बिजनेस हैं, ये हैं हमारे कंपैटिटर्स। हार्डीज, फैट बर्गर, बर्गर किंग, ये कौन है? हमारे कंपैटिटर्स। हमारी प्रोडक्ट का जो अल्टरनेटिव बनाने वाले बिजनेस हैं, पिज़्ज़ा हट है, डोमिनो है, क्या कहला है, कराची बिरयानी है, ये कौन है? हमारे सब्स्टिट्यूट। तो कंपटीशन हमें इनकी तरफ से भी है, अपने कंपैटिटर की तरफ से ही नहीं। सिर्फ पिज़्ज़ा हट वाले कोई भी नया पिज़्ज़ा अगर लॉन्च करते हैं तो क्या हमारा बर्गर खाने को ही आएगा? नहीं। क्यों? जो हमारा कस्टमर है वो क्या है? उसने खाना है फास्ट फूड। फास्ट फूड बोले तो गंद, उसको जहाँ से कुछ नया मिलेगा या जहाँ पे डील मिलेगी वहाँ से जाके खाएगा। क्या कहना है? बहुत कम कस्टमर होता है कि नहीं मैंने बर्गर ही खाना है, पिज़्ज़ा नहीं खाना। नहीं, मार्केट निकले हैं फास्ट फूड खाना है। फास्ट फूड खाते वक्त क्या देखेंगे? अच्छी ऑप्शन। क्या कहला है? तो अगर पिज़्ज़ा हट वाले डील लगा देते हैं बाय 1 गेट 3 फ्री, तो क्या आपका बर्गर खाने को ही आएगा? तो कंपटीशन सिर्फ आपके कंपैटिटर से नहीं, आपका प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट बनाने वाले बिजनेस जो हैं उनकी तरफ से भी है। और अगर हैं तो ऑलवेज क्या है? थ्रेट है। हाँ, अगर सब्स्टिट्यूट इतना अच्छा नहीं है या वैसी चीज़ कस्टमर को सब्स्टिट्यूट से मिल ही नहीं सकती, तो फिर क्या है? अपॉर्चुनिटी है। क्या कहला? कहते हैं कंपटीशन आपके इंडस्ट्री में जो बिजनेस ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं वो तो आपके कंपैटिटर हैं, उनकी तरफ से है। कंपटीशन आपको न्यू इन्वेस्टर्स की तरफ से भी है, जिसे क्या नाम दिया गया है? न्यू एंट्रेंट्स, जो पैसा लेके बैठे हुए हैं। और अगर कोई भी नया इन्वेस्टर आपकी इंडस्ट्री में पैसा लेके आके हैवी इन्वेस्टमेंट करता है और कुछ नया इंट्रोड्यूस करवाता है, तो आपका कस्टमर लूज हो सकता है। तो कंपटीशन आपको इनकी तरफ से भी है। कब? जब इनके लिए आपकी इंडस्ट्री में एंटर होना ईजी है। एंटर होना ईजी है मीन आप जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे कोई लॉ रेगुलेशन एग्जिस्ट नहीं करते। आप जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे एंटर होने के लिए, बिजनेस करने के लिए कोई हैवी इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए। वहाँ पे बिजनेस करने के लिए कोई इतना एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, कोई स्किल भी नहीं चाहिए। तो हर नया इन्वेस्टर वहाँ पे एंट्री मारता है जहाँ पे लॉ रेगुलेशन भी स्ट्रिक्ट ना हो, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिस्क भी कम हो, मीन कम इन्वेस्टमेंट से बिज़नेस किया जा सके, और जहाँ पे बिज़नेस करने के लिए जो है वो कोई हैवी स्किल्स, क्वालिफिकेशन की ज़रूरत भी ना हो। तो दिस मीन थ्रेट है, कभी भी कोई नया इन्वेस्टर एंटर होके हमारी पोजीशन को अफेक्ट कर सकता है। नहीं, हम जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे बिज़नेस ऑपरेट करने के लिए गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, और वो बड़ा ही लेंथी, टाइम कंज्यूमिंग, औखा प्रोसेस है। हम जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे बिजनेस करने के लिए बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट रिस्क बहुत ज़्यादा हाई है। हम जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे बिजनेस ऑपरेट करने के लिए कोई हाई क्वालिफिकेशन चाहिए, कोई डिग्री चाहिए, कोई स्किल एक्सपीरियंस चाहिए, जिस पे 8-10 साल लग जाते हैं। तो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए थ्रेट है।
अपॉर्चुनिटी है। क्यों? इनकी तरफ से कोई थ्रेट नहीं है। क्यों? ये नए एंट्रेंट्स हमारी इंडस्ट्री में एंटर नहीं हो सकते। दिस मीन हम अपनी पोजीशन को मेंटेन रख सकते हैं। सो बिजनेस को मैनेज करना है तो मैनेज करने का मतलब क्या है कि आपको बिजनेस की स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी है। स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी है मीन प्लानिंग करनी है कि कैसे हमने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर करना है और कैसे थ्रेट्स को अवॉइड करना है। क्यों? इन्हें कैप्चर नहीं किया, इन्हें अवॉइड नहीं किया तो बिजनेस मैनेज नहीं होगा। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स हैं क्या, वो आइडेंटिफाई करने के लिए बिजनेस को क्या परफॉर्म करना है? एनवायरमेंटल एनालिसिस। कैसे आइडेंटिफाई करना है? थ्रू पैसिव फैक्टर्स या एनवायरमेंटल एनालिसिस मीन अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स आइडेंटिफाई की जा सकती हैं थ्रू पोर्टर 5 फोर्सेस भी। क्या 5 फोर्सेस देखनी है कि आपने कंपटीशन को देखना है कंपैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो मेन आपको कंपटीशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सिर्फ कंपैक्टर नहीं, कुछ 4 फोर्सेस और भी आपको कंपटीशन प्रोवाइड करती हैं। कौन? सप्लायर, कस्टमर, सब्सटीट्यूट और न्यू एंट्रेंट्स। मीन एक बिजनेस को क्या करना है? 5 फोर्सेस अप्लाई करते हुए 5 तरह की फोर्सेस को देखना है। एक आपने देखना है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, मीन नए एंट्रेंट्स के आपकी इंडस्ट्री में एंटर होने का चांस हाई है या लो है। एक आपने देखना है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, एक आपने देखना है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, एक आपने देखना है बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, और 5वां आपने कंपटीशन फ्रॉम कंपैक्टर, जिसे नाम दिया गया है कंपैटिटिव राइवरी का। मीन जब भी आपने पोर्टर 5 फोर्सेस अप्लाई करना है तो आपने ये 5 हेड्स को डिस्कस करना है कि इनके पॉइंट ऑफ व्यू से आइदर बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी है या फिर थ्रेट है। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हाई होगा, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हाई होगा। बिजनेस की अपॉर्चुनिटी होगी या थ्रेट होगा? थ्रेट होगा। कब? जब बिजनेस ऑपरेट कर रहा है किसी अट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर। कौन सी इंडस्ट्री में? अट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अट्रैक्टिव इंडस्ट्री कौन है? ऐसी इंडस्ट्री जिसमें ग्रोथ हाई है। ग्रोथ में नया नया कस्टमर आ रहा है। ऐसी इंडस्ट्री जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन हाई है, या ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर गैप ज़्यादा है, मीन नंबर ऑफ कंपनीज जो हैं वो कम ऑपरेट कर रही हैं। क्यों? हर नया इन्वेस्टर उस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करता है जो ग्रोथ में हो, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन हाई हो और जिसके अंदर गैप भी हो, मीन नंबर ऑफ कंपनीज जो पहले से ऑपरेट कर रही हैं वो नंबर में कम हो, मीन वहाँ पे गंद कम है तो वहाँ पे एंटर्ड होगा। और अगर आप अट्रैक्टिव इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हो तो ऑलवेज थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स क्या होगा? हाई। मीन कभी भी कोई नया इन्वेस्टर एंटर होके आपके कस्टमर को लूज कर सकता है, आपके कस्टमर को अफेक्ट करके आपकी पोजीशन को अफेक्ट कर सकता है। और अगर हम अट्रैक्टिव इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है? थ्रेट है। क्यों? नया इन्वेस्टर एंटर होके हमारा कस्टमर लूज कर सकता है। कहते हैं थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स लो होगा अगर हम जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में एंटर होने पे एग्जिस्ट करते हैं बैरियर टू एंट्री। क्या एग्जिस्ट करते हैं? बैरियर टू एंट्री। बैरियर टू एंट्री मीन वो रुकावटें जो नए इन्वेस्टर को हमारी इंडस्ट्री में एंटर होने से रोकेंगी। क्या हो सकती हैं वो रुकावटें? वो रुकावटें हो सकती हैं जी कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हमारी इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए तो इन्वेस्टमेंट रिस्क भी क्या होगा? हाई होगा। तो ये चीज़ नए इन्वेस्टर को हमारी इंडस्ट्री में एंटर होने से रोकेगी। मीन थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स को क्या करेगी? लो करेगी। मीन हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि इन्वेस्टमेंट रिस्क हाई होने की सूरत में नया एंट्रेंस एंटर नहीं होगा तो हम अपनी पोजीशन को क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं। बैरियर टू एंट्री क्या हो सकता है? टेक्निकल नाउ हाउ। टेक्निकल नाउ हाउ। नाउ हाउ क्या है कि हमारी इंडस्ट्री में आके बिजनेस लगाने के लिए कोई हाई किस्म की क्वालिफिकेशन चाहिए, कोई हैवी एक्सपीरियंस चाहिए, कोई स्किल्स चाहिए जो इतनी आसानी से मिलती नहीं है। और इतनी आसानी से मिलती नहीं है तो क्या कोई नया इन्वेस्टर सिर्फ पैसे से आके हमारे अगेंस्ट बिजनेस खड़ा कर सकता है? हम बिजनेस कर रहे हैं किस चीज़ का? हमारी ऑडिट फर्म है।
तो क्या कोई नया इन्वेस्टर सिर्फ पैसे से आके ऑडिट फर्म खोल सकता है? नहीं, उसके लिए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना ज़रूरी है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए कितनी ज़लालत बर्दाश्त करना पड़ती है, ये कोई इन्वेस्टर सिर्फ पैसे से बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो दिस मीन थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स क्या होगा? लो। हमारे लिए अपॉर्चुनिटी या थ्रेट? अपॉर्चुनिटी कि हम अपनी पोजीशन को मेंटेन रख सकते हैं, मीन नया इन्वेस्टर आके हमें अफेक्ट नहीं कर सकता, मीन ये चीज़ हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगी। हाँ, मीन हम देख रहे हैं थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हाई कब होगा? हाई कब होगा? जब हम अट्रैक्टिव इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं। नहीं, उनकी बात नहीं, वो सेपरेट है, वो सेपरेट है। नहीं, वो सेपरेट है। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट सिर्फ नए इन्वेस्टर्स के पॉइंट से हम देख रहे हैं कि नए इन्वेस्टर्स के एंटर होने का चांस हाई है तो थ्रेट है, नहीं चांस लो है। लो कब है? जब बैरियर टू एंट्री है, तो ये हमारे बिजनेस के लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी। नहीं, उनका इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अभी इनको डिस्कस करेंगे, फिर बाद में देखते हैं कोई ताल्लुक बनता है ये नहीं बनता। अभी हम सिर्फ एक हेड को डिस्कस कर रहे हैं। सो बैरियर टू एंट्री क्या है? टेक्निकल नाउ हाउ। हमने शवारमे की रेडी लगाई हुई है, क्या हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए? नहीं, कोई भी 50,000 लाख से शवारमे की रेडी लगा सकता है। क्या कोई हाई स्किल भी चाहिए? नहीं, क्या करना है, कीमा अपने बस नान में डाल के शवारमा बेची जाना है। क्या कहना है? 2 दिन किसी शवारमे वाले के पास खड़े हो जाओ, तीसरे दिन आपको शवारमा बनाना आ गया। क्या कहना है? तो बैरियर टू एंट्री है? नहीं। तो इस सूरत में क्या होगा? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हाई। मीन बैरियर टू एंट्री क्या करेंगे? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स को लो करेंगे। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स में बैरियर टू एंट्री क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती है? लार्ज स्केल प्रोडक्शन की वजह से जो कॉस्ट सेविंग होती है उसे नाम देता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर आज हम ये सोचें कि हम एक बेकरी बना के गोरमे बेकरी को compete कर सकते हैं, क्या ये बात ठीक है? नहीं। क्यों? गोरमे का जो प्रोडक्शन का स्केल है, उस स्केल पे आप एक नई बेकरी बना के कभी भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो उसकी जो कॉस्ट पर यूनिट है, क्या वो आप अचीव कर सकते हो? तो क्या प्राइसेस पे उसे compete भी कर सकते हो? नहीं। तो ये क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर आप मीट कर रहे हो तो क्या नया इन्वेस्टर आके आपको compete कर सकता है? नहीं। तो क्या उसकी वजह से आपका बिजनेस अफेक्ट होगा? नहीं। तो ये क्या है? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स में लो शो करेगा ड्यू टू बैरियर ऑफ एंट्री। और बैरियर टू एंट्री क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्यों? नया इन्वेस्टर कभी भी आके वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीट नहीं कर सकता जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस बिजनेस मीट कर रहे होते हैं। क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल सिर्फ लार्ज स्केल प्रोडक्शन से नहीं आती, इकोनॉमीज ऑफ स्केल वर्क एक्सपीरियंस से भी आती हैं। कि जैसे आप चीज़ों को सीखते हो तो सीखने से भी आपको पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे कॉस्ट बचाई जा सकती है। और एक नए इन्वेस्टर के पास उतना एक्सपीरियंस, उतना सीखा हुआ वो नहीं होता कि वो कॉस्ट सेविंग जो आप अचीव कर रहे हो वो अचीव कर सके। हाँ, अगर आपकी इंडस्ट्री में कोई इकोनॉमीज ऑफ स्केल एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर क्या है? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हाई। हाँ, अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल एग्जिस्ट करती हैं और आप मीट कर रहे हो तो ये नए इन्वेस्टर को क्या करेगा? स्टॉप करेगा टू एंटर इन योर इंडस्ट्री, जिस सूरत में आप अपनी पोजीशन को मेंटेन रख सकते हो। मीनी क्या बनेगा? अपॉर्चुनिटी। मीन्स हर चीज़ को हम अपॉर्चुनिटी थ्रेट के एंगल से डिस्कस कर रहे हैं। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हाई की सूरत में हमारे बिजनेस के लिए क्या है? थ्रेट। लो की सूरत में क्या है? अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी कैसे है कि नया इन्वेस्टर एंटर नहीं हो सकता, जिसमें हम अपनी पोजीशन को मेंटेन रख के ऑब्जेक्टिव मीट कर सकते हैं। और थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स लो होगा अगर हमारी इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं बैरियर टू एंट्री। बैरियर टू एंट्री मीन कैपिटल इन्वेस्टमेंट हाई चाहिए, टेक्निकल नाउ हाउ चाहिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम मीट कर रहे हैं। या वो कहता है जी थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स लो होगा अगर हमारे कस्टमर को किसी दूसरे बिजनेस के पास मूव होने पे बेयर करना पड़ती हैं स्विचिंग कॉस्ट। मीन कस्टमर ने हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है 5 साल का कि हमसे चीज़ें बाय करेगा, और अगर हमें छोड़ के किसी नए बिजनेस के पास जाता है तो उसे कॉन्ट्रैक्चुअल ब्रीच करना पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्चुअल ब्रीच की सूरत में उसे पेनल्टीज पे करना पड़ेंगी। तो ये क्या है? स्विचिंग कॉस्ट, जो हमारे कस्टमर को नए इन्वेस्टर की तरफ मूव होने से रोकेगा। तो क्या नया इन्वेस्टर आएगा फिर इंडस्ट्री में? नहीं। अगर उसे पता है कि कस्टमर को स्विचिंग कॉस्ट बेयर करना पड़ती है तो फिर आएगा भी नहीं। तो ये भी क्या करेगा? एज ए बैरियर टू एंट्री काम करेगा। सो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हाई होगा अगर हम अट्रैक्टिव इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं। अट्रैक्टिव इंडस्ट्री मीन हमारी इंडस्ट्री में ग्रोथ हाई है, हमारी इंडस्ट्री में प्रॉफिट मार्जिन हाई हैं, हमारी इंडस्ट्री में नंबर ऑफ कंपैक्टर कम है। या अट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या है? ऐसी इंडस्ट्री जिसमें बैरियर टू एंट्री एग्जिस्ट नहीं करते।
जिसमें बिजनेस करने के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, जिसमें टेक्निकल नाउ हाउ नहीं चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, जिसमें कोई इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीट नहीं कर रहा, जिसमें कस्टमर को किसी दूसरे बिजनेस के पास मूव होने से कोई स्विचिंग कॉस्ट बेयर नहीं करनी, नहीं, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स लो होगा। अगर हमारी इंडस्ट्री में एंटर होने पे एग्जिस्ट करते हैं बैरियर टू एंट्री, क्या हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कोई टेक्निकल नाउ हाउ चाहिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऑलरेडी मीट कर रहा है, या कस्टमर को बेयर करना पड़ती हैं क्या स्विचिंग कॉस्ट। बैरियर टू एंट्री क्या हो सकता है, लॉ रेगुलेशंस भी हो सकते हैं कि अगर हमारी इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन चाहिए और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बड़ा कॉस्टली टाइम कंज्यूमिंग है, उसके बाद बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करने में भी स्ट्रिक्ट लॉ रेगुलेशन की कंप्लायंस ज़रूरी है, तो क्या नया इन्वेस्टर एंटर होगा, भाग जाएगा, वो एंटर नहीं होगा। नहीं, हमारी इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, आके भी कोई लॉ रेगुलेशन की कंप्लायंस बिल्कुल भी नहीं चाहिए, लॉ रेगुलेशन एग्जिस्ट करते ही नहीं है, तो नया इन्वेस्टर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा जहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, तो सर में थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स क्या होगा, हाई मीन थ्रेट। हाँ, अगर स्ट्रिक्ट लॉ रेगुलेशन एग्जिस्ट करते हैं तो ये काम करेगा एज ए बैरियर टू एंट्री, जो स्टॉप करेगा न्यू इन्वेस्टर को टू एंटर इन आर इंडस्ट्री। दिस मीन हम अपनी पोजीशन को मेंटेन रख के ऑब्जेक्टिव मीट कर सकते हैं। सो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हाई होगा अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं अट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। अट्रैक्टिव इंडस्ट्री मीन कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, नाउ हाउ नहीं चाहिए, कोई बिजनेस इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीट कर रहा है, लॉ रेगुलेशन स्ट्रिक्ट नहीं है, और कस्टमर को स्विचिंग कॉस्ट भी बेयर नहीं करना पड़ती। नहीं, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स लो होगा अगर हमारी इंडस्ट्री में एंटर होने पे एग्जिस्ट करते हैं क्या बैरियर टू एंट्री, जो नए इन्वेस्टर को स्टॉप करेगा टू एंटर इन आर इंडस्ट्री। दिस मीन वो एंटर नहीं होंगे तो हम अपनी पोजीशन को मेंटेन रख सकते हैं। क्या है बैरियर टू एंट्री, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, टेक्निकल नाउ हाउ, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, स्विचिंग कॉस्ट और लॉज रेगुलेशन। लॉ रेगुलेशन में समटाइम पेटेंट कॉपीराइट्स भी आ जाते हैं कि आपके पास कॉपीराइट हैं ये एक चीज़ प्रोड्यूस करने के या बनाने के या बेचने के, किसी और बिजनेस को मिल ही नहीं सकते, तो क्या नया एंट्रेंस फिर एंटर हो सकता है, नहीं एंटर हो सकता। तो ये भी क्या काम करेगा, एज ए बैरियर टू एंट्री काम करेगा। क्या कह रहा है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट हाई होगा अगर हमारी प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट लो होगा अगर हमारी प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। मीन हमारा नाम माइक्रोसॉफ्ट है और हम बनाते हैं विंडो, और विंडो का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अभी तक कोई माइका लाल पैदा नहीं कर सका, तो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट माइक्रोसॉफ्ट के लिए क्या है, लो है। इसमें अपॉर्चुनिटी है, हम अपनी पोजीशन को मेंटेन रख सकते हैं। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट हाई का मतलब क्या है, थ्रेट है, क्यों, कस्टमर सब्स्टिट्यूट पे मूव होने से हमारी पोजीशन अफेक्ट हो सकती है। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट लो हो सकता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट है लेकिन कस्टमर को उस पर मूव होने से बेयर करना पड़ती है हाई स्विचिंग कॉस्ट। क्या बेयर करना पड़ती है, हाई स्विचिंग कॉस्ट बेयर करना पड़ती है, तो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट फिर भी लो होगा। हमारा नाम है मैकडॉनल्ड, हम बेचते हैं बर्गर, कहाँ पे बेचते हैं, सपोज बेचते हैं गुलबर्ग में। पिज़्ज़ा हट हमारा सब्स्टिट्यूट है और वहाँ पे डील लगी हुई है बाय 1 गेट 3 फ्री, तो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट है। लेकिन पिज़्ज़ा हट कहाँ पे है, बैरिया टाउन में है या फिर डिफेंस के फेज़ 10 में है, डील लगी है बाय 1 गेट 3 फ्री। हम कहाँ पे है, गुलबर्ग में, हमारा कस्टमर कहाँ पे है, गुलबर्ग में, तो सब्स्टिट्यूट है, उस पर डील भी लगी हुई है, लेकिन वो कहाँ पे है, बैरिया टाउन में है या फिर डिफेंस में है, तो कस्टमर को चल के जाना पड़ेगा, चल के जाना पड़ेगा, तो ट्रैवलिंग टाइम, ट्रैवलिंग कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी। ये क्या है, स्विचिंग कॉस्ट, जो सब्स्टिट्यूट होने के बावजूद थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट को क्या शो कर रही है, लो। नहीं, सब्स्टिट्यूट है, पिज़्ज़ा हट बाय 1 गेट 3 डील लगी और हमारे बाजू में खुला हुआ है, तो क्या कस्टमर को वहाँ पे मूव होने पे कोई स्विचिंग कॉस्ट बेयर करना पड़ रही है, नहीं। तो इस सूरत में क्या होगा, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट हाई। तो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट हाई होगा अगर हमारी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है और उस पर मूव होने से कस्टमर को कोई स्विचिंग कॉस्ट भी बेयर नहीं करना पड़ेगी। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट लो होगा
अगर हमारी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, क्या ख्याल है? या है लेकिन कस्टमर को मूव होने पे स्विचिंग कॉस्ट बेयर करना पड़ती है, तो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या होगा? लो होगा। ये बात समझ आती? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हाई होगा अगर हम अट्रैक्टिव इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, मीन कोई बैरियर टू एंट्री एग्जिस्ट नहीं करते। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स लो होगा अगर हमारी इंडस्ट्री में बैरियर टू एंट्री एग्जिस्ट करते हैं। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हाई होना हमारे लिए क्या है? थ्रेट है। लो होना हमारे लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट हाई होगा अगर सब्स्टिट्यूट है और उस पर मूव होने पे स्विचिंग कॉस्ट भी लो है, तो फिर क्या है? थ्रेट। नहीं, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट लो होगा अगर सब्स्टिट्यूट नहीं है या उन पे मूव होने पे कस्टमर को हाई स्विचिंग कॉस्ट बेयर करना पड़ती है। और लो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है हमारे लिए? क्या है? अपॉर्चुनिटी। मीन हम अपनी मेंटेन रख के ऑब्जेक्टिव मीट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट एक सेपरेट चीज़ है, न्यू एंट्रेंट्स एक सेपरेट चीज़ है। न्यू एंट्रेंट्स मीन हमारी इंडस्ट्री में आके हमारे जैसा बिजनेस करना ने इन्वेस्टर का ये थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स है। सब्स्टिट्यूट एक सेपरेट इंडस्ट्री है, सब्स्टिट्यूट एक सेपरेट इंडस्ट्री है, एक सेपरेट टाइप ऑफ बिजनेस है, ठीक है, जो हमारी प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव बना रहे हैं। न्यू एंट्रेंट्स मीन वो इन्वेस्टर जो आके हमारे जैसा बिजनेस करेंगे, मीन हमारे नए कंपैक्टर बनेंगे। तो जैसे कंपैक्टर बनेंगे तो कंपटीशन इंक्रीज होने से हमारे लिए क्या बनता है? थ्रेट। क्यों? कंपटीशन इंक्रीज होता है तो हमें अपनी प्राइसेस कम करना पड़ती हैं। नहीं, सब्स्टिट्यूट एक सेपरेट चीज़ है, कंपैक्टर एक सेपरेट चीज़ है। कंपैक्टर जो हमारे जैसी चीज़ें बना रहे हैं, हम मैकडॉनल्ड हैं तो बर्गर बनाने वाले जितने भी बिजनेस हैं वो कौन है? हमारे कंपैक्टर। हमारे बर्गर का अल्टरनेटिव बनाने वाले, पिज़्ज़ा, बिरयानी, शवारमा, चिकन पीसीज बनाने वाले, ये कौन है? हमारे सब्स्टिट्यूट। ठीक हो गया? यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की बात कर रहा, पेप्सी कोक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हैं। यहाँ पे मैं बिजनेस के पॉइंट से बात कर रहा हूँ, मीन हमारे जैसी प्रोडक्ट बनाने वाले पेप्सी कंपनी, कोका कोला कंपनी, ये क्या है? कंपैटिटर जो सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं। हमारी प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव बनाने वाले वो कौन है? सब्स्टिट्यूट बिजनेस। मीन हम बिजनेस के पॉइंट से देख रहे हैं। देखो अगर पेप्सी कोक देखा है तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हैं, लेकिन हम बिजनेस के पॉइंट से देख रहे हैं। हमारे जैसी प्रोडक्ट बनाने वाले बिजनेस कौन है? हमारे कंपैटिटर। हमारी प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव बनाने वाले बिजनेस कौन है? हमारे सब्स्टिट्यूट। चाय बनाने वाली दो कंपनीज, ये कौन है आपस में? कंपैटिटर। चाय बनाने वाली और कॉफ़ी बनाने वाली दो कंपनीज हैं, तो ये कौन है आपस में? सब्स्टिट्यूट। क्या कहला? तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है? प्रोडक्ट नहीं, सब्स्टिट्यूट बिजनेस जो आपकी प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव बना रहे हैं। जी, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर हाई होगी जब आपकी इंडस्ट्री में फ्यू सप्लायर्स हैं, तो कभी भी आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। जब आपके पास सप्लायर्स की प्रोडक्ट्स का अल्टरनेटिव नहीं है, मीन और कोई चारा नहीं है, कंप्यूटर चलाने के लिए आपको विंडो माइक्रोसॉफ्ट से ही चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट के अलावा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करने वाली और की ऑर्गेनाइजेशन और की सप्लायर नहीं है, तो सर में बार्गेनिंग पावर सप्लायर क्या होगी? हाई। दिस मीन ये कभी भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। अपॉर्चुनिटी या थ्रेट? ऑलवेज थ्रेट। जब सप्लायर की प्रोडक्ट हमारी प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सप्लायर की प्रोडक्ट हमारी प्रोडक्ट का, हम डेल हैं, कंप्यूटर बेचते हैं और कंप्यूटर चलाने के लिए हमें प्रोसेसर चाहिए, और वो प्रोसेसर सिर्फ इंटेल से ही मिलेगा। उस प्रोसेसर के बिना कंप्यूटर बेकार है। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ इंटेल एज ए सप्लायर हाई है या लो है? हाई है। बार्गेनिंग पावर सप्लायर लो होगी, मीन हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी कब? जब मैनी सप्लायर है इंडस्ट्री के अंदर, एक चूंचा करेगा दफा दूर, हम बाकी से ले लेंगे। जब सप्लायर की प्रोडक्ट का हमारे पास अल्टरनेटिव है, ये चूंचा करेगा, हम अल्टरनेटिव पे चले जाएंगे। जब इसकी प्रोडक्ट हमारी प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है, ये नहीं भी देता, फिर भी हमारी प्रोडक्ट चल जाएगी कुछ ऊंच नीच करने से, तो उस में बार्गेनिंग पावर सप्लायर क्या होगी? लो। मीन हमारे लिए अपॉर्चुनिटी, ये हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हमें हेल्प देगी। मीन सप्लायर हमें कभी भी तंग नहीं कर सकता। नहीं, बार्गेनिंग पावर सप्लायर हाई होगी, बिजनेस के लिए थ्रेट होगा कब? जब फ्यू सप्लायर्स हैं, उसकी प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव नहीं है,
और उसकी प्रोडक्ट हमारी एंड प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सप्लायर के बिजनेस का साइज बहुत बड़ा है, हम उसके आगे छोटे से बिजनेस हैं, तो बारगेनिंग पावर हमारी स्ट्रॉन्ग है, उसकी हमारे लिए क्या है, थ्रेट है। हम बहुत बड़ा बिजनेस है, वो छोटी सी च्यूंटी है, और वैसी च्यूंटियाँ और बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर बारगेनिंग पावर किसकी स्ट्रॉन्ग है, उसकी, हमारी। तो उस सूरत में हमारे लिए थ्रेट या अपॉर्चुनिटी मीन बारगेनिंग पावर सप्लायर स्ट्रॉन्ग है तो हमारे लिए थ्रेट है, और अगर बारगेनिंग पावर सप्लायर लो है मीन हमारी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर हमारे लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी। मीन हम अपनी मन मर्जी कर सकते हैं, सप्लायर की मन मर्जी नहीं चलेगी, ये हमें कभी भी अफेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? इसकी बारगेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या है कि हमें कभी भी अफेक्ट कर सकता है, कभी सप्लाईज देना बंद कर सकता है, सप्लाईज की प्राइसेस बढ़ा सकता है, हम अपनी मन मर्जी नहीं कर पाएंगे तो हमारे बिजनेस पोजीशन अफेक्ट होगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, अदर सप्लायर्स अरेंज करके रखने चाहिए, एक सप्लायर पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। बारगेनिंग पावर ऑफ कस्टमर हाई होगी कब? जब हमारा कस्टमर जो है वो क्या है, मेजर कस्टमर है। मेजर बोले तो हमारी कोई 60% सेल इसी एक कस्टमर को होती है, तो हमारा मेन ब्रेड एंड बटर है। तो जो चीज़ जिस टाइम पे वो चाहता है, जिस प्राइस पे वो चाहता है, हमें देना पड़ेगी। और रात को 3 बजे उठा के कहता है मुझे डिलीवरी दे, तो हमें जाना पड़ेगा। क्यों? ये नाराज़ हो गया तो उससे हमारा बिजनेस मेजरली अफेक्ट होगा। मेजर कस्टमर तुम्हारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है? थ्रेट है। क्यों? ये कभी भी लूज़ हो गया तो इससे हमारा बिजनेस अफेक्ट होगा। लूज़ कब हो सकता है? जब हमने इसकी बात ना मानी। ये कहता है मुझे 10% नहीं 15% डिस्काउंट चाहिए, हमें देना पड़ेगा। अपनी कॉस्ट कटिंग करें, जैसे भी करें, अपनी रोटी 2 टाइम की छोड़ के 1 टाइम की खाएं, हमें इसकी बात मानना पड़ेगी, वरना हमारा बिजनेस क्या होगा, अफेक्ट होगा। नहीं मेजर नहीं इंडिविजुअल कस्टमर है तो क्या उसकी बारगेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग है, हमारी स्ट्रॉन्ग है? हमारी। क्यों? जाता भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो सूरत में क्या है, अपॉर्चुनिटी। बारगेनिंग पावर ऑफ कस्टमर डिपेंड करती है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के ऊपर भी। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि हम जो प्रोडक्ट कस्टमर को दे रहे हैं, अगर तो वो डिफरेंट प्रोडक्ट है, मार्केट में वैसी प्रोडक्ट उसको और कहीं से नहीं मिल सकती, तो बारगेनिंग पावर कस्टमर की स्ट्रॉन्ग है, हमारी स्ट्रॉन्ग है? हमारी स्ट्रॉन्ग है। क्यों? ये कहीं नहीं जाने वाला, इसको ये चीज़ कहीं से मिलनी नहीं है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो एप्पल आईफोन, बाकी जितनी भी कंपनीज फ़ोन दे रही हैं वो क्या दे रही हैं, एंड्रॉयड। एप्पल आईफोन क्या दे रहा है, iOS। और एक परसेप्शन है, बल्कि शायद रियलिटी भी है, कि iOS ज़्यादा सिक्योर सॉफ्टवेयर है एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड। उसमें सिक्योरिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वायरस अफेक्टेड होने के चांसेस उसमें हाई हैं, iOS में कम है। अब अगर किसी को iOS सॉफ्टवेयर वाला मोबाइल चाहिए तो किसके पास जाएगा, एप्पल के पास, और कहीं से नहीं मिलने वाला। तो एप्पल जितनी भी प्राइस चार्ज करेगा कस्टमर को पे करना पड़ेगी। क्यों? कस्टमर की बारगेनिंग पावर वहाँ पे क्या है, लो है। तो बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी या थ्रेट? अपॉर्चुनिटी। हाँ, कस्टमर की बारगेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग है कब? जब आपकी प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड नहीं है, अनडिफरेंशिएटेड है, इसके अंदर कुछ डिफरेंट फीचर है ही नहीं। क्या ख्याल है? बाकी मार्केट में जो बिजनेस दे रहे हैं वो भी वही प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो आप मर्जी से अपनी हाई प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। चार्ज करने की कोशिश करोगे तो कस्टमर अदर बिजनेस पे मूव हो जाएगा, तो ये आपके लिए क्या रहेगा, ऑलवेज थ्रेट रहेगा। मीन आपको कस्टमर की मानना पड़ेगी, कस्टमर की अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना पड़ेगी। क्या करें? ये क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जो क्या डिफाइन करेगी, कस्टमर बारगेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग मीन हमारे लिए थ्रेट, कस्टमर बारगेनिंग पावर लो मीन हमारे लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी। तो बारगेनिंग पावर ऑफ कस्टमर हाई होगी जहाँ पे वो मेजर कस्टमर है, जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट अनडिफरेंशिएटेड है, या जहाँ पे कस्टमर को अदर बिजनेस से प्रोडक्ट बाय करने पे कोई स्विचिंग कॉस्ट बेयर करना पड़ती हैं, तो बारगेनिंग पावर ऑफ कस्टमर लो। अगर बेयर नहीं करना पड़ती तो बारगेनिंग पावर ऑफ कस्टमर क्या होगी, हाई होगी। मीन वो इजीली कहीं से भी जाके चीज़ ले सकता है, तो हमारे लिए थ्रेट। क्या कहला है, स्विचिंग कॉस्ट बेयर करना पड़ती हैं, तो बारगेनिंग पावर ऑफ कस्टमर क्या होगी, लो। और लो की सूरत में क्या मिलेगी हमारे लिए, अपॉर्चुनिटी। सो बारगेनिंग पावर ऑफ कस्टमर हाई कहाँ पे होगी, जहाँ पे वो मेजर कस्टमर है, जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट अनडिफरेंशिएटेड है,
और जहाँ पे कोई स्विचिंग कॉस्ट कस्टमर को बेयर नहीं करना पड़ती, मीन लो स्विचिंग कॉस्ट है, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर लो होगी। यहाँ पर मेजर नहीं इंडिविजुअल कस्टमर है। दूसरा प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटेड है। और तीसरा हाई स्विचिंग कॉस्ट है, मीन कस्टमर को स्विचिंग कॉस्ट बेयर करना पड़ती है कहीं और मूव होने पे। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर हाई का मतलब क्या है हमारे लिए, अपॉर्चुनिटी या थ्रेट? थ्रेट। लो का मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी। मीन हम अपना ऑब्जेक्टिव मीट कर सकते हैं, पोजीशन को मेंटेन रख सकते हैं, क्यों? ये कस्टमर कहीं नहीं जाने वाला। कंपैटिटिव राइवरी स्ट्रांग होगी, मीन कंपटीशन फ्रॉम कंपैटर हाई होगा। कब? जब हमारी इंडस्ट्री में मैनी कंपैटर्स हैं, तो कंपैटिटिव राइवरी क्या होगी? स्ट्रांग। फ्यू कंपैटर्स हैं तो कंपैटिटिव राइवरी क्या होगी? वीक। स्ट्रांग का मतलब क्या है? थ्रेट। वीक का मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी। कंपैटिटिव राइवरी जो है वो डिपेंड करती है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के ऊपर भी, कि हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो एज कंपेयर टू अदर कंपैक्टर डिफरेंट है। तो कंपैटिटिव राइवरी वीक होगी या स्ट्रांग होगी? कंपटीशन फ्रॉम कंपैक्टर हाई होगा या लो होगा? अगर हमारी प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है तो लो है, नहीं हमारी प्रोडक्ट अनडिफरेंशिएटेड है वो हाई है। क्यों? बाकी सारे भी वही दे रहे हैं जो हम दे रहे हैं, तो कस्टमर हम अपनी तरफ रोक नहीं सकते, कंपैक्टर की तरफ भी मूव होगा। कंपैटिटिव राइवरी डिपेंड करती है इंडस्ट्री ग्रोथ पे भी। जो या तो हाई होती है मीन स्ट्रांग होती है, या फिर लो होती है। इंडस्ट्री ग्रोथ जब हाई होती है, मीन हम ऐसी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पे इंडस्ट्री ग्रोथ हाई है। हाई ग्रोथ का मतलब क्या है कि नया नया कस्टमर आ रहा है, तो आ रहा है तो सबको मिल रहा है, कंपैटर एक दूसरे को इतना अफेक्ट नहीं कर सकते। इंडस्ट्री ग्रोथ लो हो गई है, मीन नया कस्टमर नहीं आ रहा, तो हर कंपैटर जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है इसको अपनी तरफ खींचने में लगा होता है। कैसे? मार्केटिंग के थ्रू, ऑफर्स के थ्रू। तो वहाँ पे क्या होता है? गंध ज़्यादा होता है, मीन कंपटीशन फ्रॉम कंपैटर क्या हो जाता है? स्ट्रांग हो जाता है। क्या कहला? इंडस्ट्री ग्रोथ रेट हाई है तो कंपैटिटिव राइवरी क्या होगी? लो। इंडस्ट्री ग्रोथ रेट लो हो गया है, मीन सैचुरेट कर गई है मार्केट, तो उस सूरत में खींचा तानी प्राइस वार्स चल रही होगी कंपैटर के बीच में, तो उस सूरत में कंपटीशन भी क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, मीन हमारे लिए थ्रेट बन जाएगा, मीन बिजनेस सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। इंडस्ट्री ग्रोथ रेट हाई है, नया नया कस्टमर आ रहा है तो सबको मिल रहा है, तो उस सूरत में बिजनेस सर्वाइवल का इशू नहीं है। बस कस्टमर आ रहा है, ठीक है, थोड़ी सी मार्केटिंग करनी है, हमने भी खींचना है, मीन इतना कंपटीशन हमें तंग नहीं कर रहा, क्यों? सबको कस्टमर मिल रहा है। क्या कह रहा है? कंपैटिटिव राइवरी जो है वो डिपेंड करती है किस चीज़ पे? बिजनेस साइज स्ट्रेंथ पे भी। बिजनेस साइज एंड स्ट्रेंथ। हमारे कंपैक्टर के बिजनेस की साइज स्ट्रेंथ हमसे लार्ज है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी थ्रेट। क्यों? कंपैक्टर जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीट कर रहा है, हम वो मीट करके उसे कंपीट नहीं कर सकते। कंपैक्टर के बिजनेस की साइज स्ट्रेंथ हमसे स्मॉल है, अपॉर्चुनिटी हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल के थ्रू, लो कॉस्ट के थ्रू, लो प्राइसेस के थ्रू कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो हमें compete नहीं कर सकेगा। कंपैक्टर की और हमारे बिजनेस की साइज स्ट्रेंथ सेम है, अपॉर्चुनिटी थ्रेट। अपॉर्चुनिटी थ्रेट, अपॉर्चुनिटी कि हम उसे प्राइसेस पे प्रॉपर्ली compete कर सकते हैं। अगर वो प्राइसेस लो करेगा तो हम भी उतनी प्राइसेस लो अफोर्ड कर सकते हैं। क्यों? साइज स्ट्रेंथ क्या है? सेम है। क्यों? अगर उसकी लार्ज है तो फिर हमारे लिए थ्रेट, हाँ उसकी स्मॉल है तो हमारे लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी। लेकिन अगर सेम है तो ये भी क्या है? हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम उसे प्रॉपर्ली compete कर सकते हैं। मीन हमारा भी उतना औकात है जितनी उसकी है, मीन हम कंपटीशन को प्रॉपर्ली डील कर सकते हैं, कभी भी इसको तंग नहीं करने देंगे। फिर वो कहता है जी कंपैटिटिव राइवरी फ्रॉम कंपैक्टर डिपेंड करती है बैरियर टू एग्जिट पे भी। बैरियर टू एग्जिट, जिसे नाम दिया जाता है विड्रॉल कॉस्ट का। क्या नाम दिया जाता है? विड्रॉल कॉस्ट। हम जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं वहां से अगर किसी बिजनेस को आउट होने पे, इंडस्ट्री से आउट होने पे हैवी लॉसेस बेयर करना पड़ते हैं। मीन यहाँ पे जो मशीनरी पड़ी है वैसे स्क्रैप खटारा बेच के जो है वो जाना पड़ेगा। तो क्या कोई कंपैक्टर हमारी इंडस्ट्री से आउट होगा?
दिस मीन कंपैरेटिव राइवलरी रहेगी स्ट्रॉन्ग, मीन ये गंद ऐसे ही रहेगा। नहीं, अगर हमारी इंडस्ट्री से आउट होने पे किसी को हैवी लॉसेस बेयर नहीं करना पड़ते, मीन यही प्लांट मशीनरी उठा के वो किसी और इंडस्ट्री में भी जाके बिजनेस कर सकते हैं, तो विड्रॉल कॉस्ट क्या है, हाई नहीं लो। दिस मीन छोटे छोटे कंपैक्टर क्या होंगे, इंडस्ट्री से भाग जाएंगे, तो उनके भागने से फ्यूचर में कंपटीशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, हमने जब ये अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स देखनी है तो सिर्फ करंट नहीं, फ्यूचर के पॉइंट ऑफ से भी देखनी है। तो कंपैरेटिव राइवलरी स्ट्रांग होगी अगर हमारी इंडस्ट्री में मैनी कंपैक्टर्स हैं, अगर हमारी प्रोडक्ट अनडिफरेंशिएटेड है, अगर इंडस्ट्री ग्रोथ रेट स्लो है, अगर कंपैक्टर के बिजनेस की साइज स्ट्रेंथ जो है वो लार्जर है टू आर बिजनेस, या विड्रॉल कॉस्ट जो है वो क्या है, हाई है, मीन बैरियर टू एग्जिट एग्जिस्ट करते हैं। कंपैरेटिव राइवलरी लो होगी, वीक होगी अगर फ्यू सप्लायर्स हैं, हमारी प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट हाई है, कंपैक्टर के बिजनेस की साइज स्ट्रेंथ स्मॉलर है टू आर बिजनेस, या फिर बैरियर टू एग्जिट मीन विड्रॉल कॉस्ट लो है, मीन बैरियर टू एग्जिट एग्जिस्ट नहीं करते, छोटे छोटे कंपैक्टर के आउट होने से कंपटीशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमें क्या करना है, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने हैं। कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, पेस्टल फैक्टर्स के थ्रू, या थ्रेट्स अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं थ्रू पोर्टर 5 फोर्सेस भी। पोर्टर 5 फोर्सेस के थ्रू कैसे है कि आपने आइडेंटिफाई करना है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हाई है या फिर लो है। हाई का मतलब क्या है, नो बैरियर टू एंट्री एग्जिस्टेड। लो का मतलब क्या है, बैरियर टू एंट्री एग्जिस्ट करते हैं। क्या ख्याल है, बैरियर टू एंट्री एग्जिस्ट करते हैं, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स लो, तो हमारे लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी कि नया इन्वेस्टर एंटर नहीं होगा तो हम अपनी पोजीशन को मेंटेन रख के ऑब्जेक्टिव मीट कर सकते हैं। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट हाई होगा, सब्स्टिट्यूट हैं और लो स्विचिंग कॉस्ट भी हैं, इन कस्टमर इजीली मूव हो सकता है, तुम्हारे लिए थ्रेट है। नहीं, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट लो होगा वेयर देयर आर नो सब्स्टिट्यूट, या हैं लेकिन हाई स्विचिंग कॉस्ट है, और लो होने का मतलब हमारे लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर हाई होगी तो हमारे लिए थ्रेट है। कहाँ पे, जहाँ पे फ्यू सप्लायर्स हैं, सप्लाई की प्रोडक्ट्स का अल्टरनेटिव नहीं है, उसकी प्रोडक्ट हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसका बिजनेस की साइज स्ट्रेंथ लार्जर है। नहीं, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर लो होगी, मीन हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी जब मैनी सप्लायर्स हैं, उसकी प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव है, उसकी प्रोडक्ट हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती, और जब हमारे बिजनेस की साइज स्ट्रेंथ लार्ज है एज कम्पेयर टू सप्लायर। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर हाई होगी, थ्रेट कब, जब वो मेजर कस्टमर है, जब हमारी प्रोडक्ट अनडिफरेंशिएटेड है, और जब स्विचिंग कॉस्ट भी लो है, इजीली वो मूव कर सकता है। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर लो होगी तो हमारे लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी, मीन हम अपनी मनमर्जी कर सकते हैं, कस्टमर की मनमर्जी नहीं चलेगी, हम अपनी मर्जी से हाई प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं। कब, जब वो मेजर नहीं इंडिविजुअल कस्टमर है, कब, जब हमारी प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, कब, जब उसे हाई स्विचिंग कॉस्ट बेयर करना पड़ती है। कंपैरेटिव राइवलरी स्ट्रॉन्ग होगी, थ्रेट वीक होगी तो अपॉर्चुनिटी। स्ट्रॉन्ग कब होगी, जब मैनी कंपैक्टर्स हैं, जब हमारी प्रोडक्ट अनडिफरेंशिएटेड है, जब इंडस्ट्री ग्रोथ रेट लो हो गया, प्राइस वॉर्स चल रही हैं, जब कंपैक्टर के बिजनेस की साइज स्ट्रेंथ स्मॉल है टू आर बिजनेस के लार्ज है टू आर बिजनेस, उस सूरत में थ्रेट है, और जब विड्रॉल कॉस्ट एग्जिस्ट करती हैं। नहीं, कंपैरेटिव राइवलरी लो होगी, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी जब फ्यू सप्लायर्स हैं, क्या ख्याल है, फ्यू कंपैक्टर्स हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है एज कम्पेयर टू कंपैक्टर, हमारी प्रोडक्ट डिफरेंट है, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट हाई है, कंपैक्टर के बिजनेस की साइज स्ट्रेंथ स्मॉल है, और विड्रॉल कॉस्ट एग्जिस्ट नहीं करती, बैरियर टू एग्जिट एग्जिस्ट नहीं करते, मीन छोटे छोटे बिजनेस मूव हो सकते हैं बगैर हैवी लॉसेस के, अदर इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, तो उनके जाने से कंपटीशन लो हो सकता है, करंट नहीं तो फ्यूचर में हो सकता है। इसके ऊपर कोई हमारे पास 5 को अच्छे क्वेश्चंस हैं जो फुली हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करके इस टॉपिक को वाइंड अप कर देंगे।
अभी पिछले पेपर में भी उसने पोर्टर 5 फोर्सेस का क्वेश्चन टेस्ट किया, होपफुली कल वो भी देखेंगे क्या टेस्ट किया था। ठीक हो गया। सो आज सिर्फ इतना नॉलेज, बुक के अंदर शायद पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल कहीं पे होगा, एक पेज ही होगा, एक पेज पे बैरियर टू एंट्री दिए होंगे और एक पेज पे ये 5 फोर्सेस एक्सप्लेन की होंगी। तो उसे प्लीज़ कल रीड करके आना है और जो इश्यूज़ हों मुझसे डिस्कस करने हैं, बाकी हम कल इसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे।